हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास 12th के बिलियन चैप्टर से ली गई है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने यहाँ पे आज स्टार्ट करना चाहा है। तो देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है ये है अणुसंख्य गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, या तो आपको इनमें से चारों, अभी पहले सुनिए, अणुसंख्य गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान ये है क्या चीज़, पहले ये समझते हैं, फिर समझते हैं कि सवाल यहाँ से किस टाइप के आते हैं और आपको वहाँ उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली चीज़, आप जानते हैं कि एक विलयन होता है। क्या होता है? एक विलयन होता है। एक होता है विलयन यानी कि सॉल्यूशन, एक होता है विलयन। ठीक है, विलयन बना होता है विलय और विलायक से मिलकर के। किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, विलय और विलायक। अच्छा, इससे पहले अगर आपने इस विलयन चैप्टर से पढ़ लिया होगा, आपने अगर राउल्ट का नियम पढ़ा होगा या फिर आपने हेनरी का नियम पढ़ा होगा, तो वो दोनों जो नियम हैं वो अणुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर नहीं करते हैं। इस टॉपिक का पहले मतलब समझिए पहले। अणुसंख्य गुणधर्म का तात्पर्य इस बात से है कि हम विलयन की उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उस गुण की बात करेंगे जिसमें उस विलयन में विलय और विलायक दोनों में से किसी एक, अच्छा, मुख्य रूप से हम यहाँ पर विलय की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम विलायक में ही तो विलय को मिलाते हैं या विलय में मिलाते हैं विलायक को। ऐसा कुछ होता है क्या? तो हमेशा हम यहाँ पर विलय की बात करेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म की जब हम चर्चा करेंगे तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? विलयन में उपस्थित किसी विलय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो विलय है, जो सोल्यूट है, ये जो विलय है, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस अणुसंख्य गुणधर्म में। और यहाँ पर जो हमारा आणविक द्रव्यमान की गणना है, ये भी हम किसका ज्ञात करेंगे? विलय का ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे? विलय का ज्ञात करेंगे, ना कि विलायक का। दो बातें समझ में आई। पहली चीज़ कि अणुसंख्य गुणधर्म जो है निर्भर करता है विलायक पे नहीं, ये विलय पर, यानी कि जो भी हम चर्चा करेंगे अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में वो विलय पे करेंगे। और हम जब भी किसी आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे वो भी किसी विलय की ही करेंगे। किसके करेंगे? विलय की ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अणुसंख्य गुणधर्म चार प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। कितनी होती है? चार प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला देखिए, सबसे पहला देखिए, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको समझने के लिए आप पहले समझिए। आप जानते हैं कि विलयन में क्या चीज़ें होती हैं? विलयन में होती है विलायक और प्लस में होता है विलय, और दोनों मिलकर बनते हैं विलयन। क्या बनते हैं? विलयन बनता है। अच्छा, विलायक होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध होता है। और विलयन होता है अशुद्ध। क्या होता है? अशुद्ध होता है। क्या होता है? अशुद्ध होता है। लेकिन अच्छा, विलयन अशुद्ध नहीं होता है। कभी कभी शुद्ध, मान लीजिए आपने शरबत पिया तो क्या अशुद्ध है? ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि विलायक में अगर आपने विलय को मिलाया तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। विलायक शुद्ध था, ये अभी अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि ये खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो विलय को जब भी हम विलायक में मिलाते हैं तो इसका जो वाष्प दाब है, क्या है? वाष्प दाब है, ये बदलता है, ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? इस विलय के कारण चेंज होता है। और विलय के कारण क्यों चेंज होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा विलय है ये कैसा होगा? ये ठोस विलय होगा। ये कैसा होगा? ठोस होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। कैसा होगा? नॉन वोलाटाइल होगा, यानी कि वो वाष्पशील नहीं है। ये कैसा है? ये वाष्पशील नहीं है। अगर ये वाष्पशील नहीं है, मान लीजिए आपने यहाँ पे NaCl मिलाया। क्या मिलाया? NaCl मिलाया। जल में मिलाते ही ये Na+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ से कितने आपको यहाँ से आयन जनरेट मिले? तो देखिए, एक है Na+, दूसरा है Cl-। तो दो टाइप के यहाँ पे आयन प्राप्त हुए, और यही जो आयन है इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? ये अणुओं की संख्या है। और यहाँ से आप सामान्य सा परिचय ये प्राप्त कर सकते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। किसी विलयन में जो विलय होता है उसके अणुओं की संख्या ही क्या है? उसमें मिले हुए अणुओं की संख्या, यानी कि उसके जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो उसको निर्धारित
करते हैं, इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी चर्चा भी करेंगे। दूसरा देखिए, विलायक के हिमांक का अवनमन, ये क्या होता है? शुद्ध विलायक जो होता है, मान लीजिए आप जानते हैं कि शुद्ध विलायक, मान लीजिए आपके पास में जल है, क्या है? जल है। अब हिमांक की अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री पे जम जाता है। किस पे? 0 डिग्री पे जम जाता है। लेकिन जब हम विलायक में कोई विलय मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? विलय मिलाते हैं, तो हमारा जो विलयन प्राप्त होता है, ये विलयन कैसा होता है? अशुद्ध होता है। कैसा होता है? अशुद्ध होता है। अब इस जल का जो हिमांक था वो 0 डिग्री से क्या हो गया है? कुछ घट गया है। अवनमन का तात्पर्य होता है, कहाँ गया? अवनमन का तात्पर्य होता है कि घटना। क्या होता है? घटना, डिक्रीज होना। देखो लिखा भी है डिक्रीज, डिप्रेशन। ठीक है, तो 0 डिग्री से यह कम हो जाएगा, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ये क्या चीज़ होता है? शुद्ध जल, मान लीजिए ये आपके पास में जल है, ये 100 डिग्री पे उबलता है। किस पे? जब आप किसी विलायक में कोई विलय मिलाते हैं, कोई विलय मिलाते हैं, तब ये 100 से अधिक टेम्परेचर पे आपका ये उबलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ गया। उन्नयन का तात्पर्य होता है वृद्धि। ठीक है, इंक्रीजमेंट, एलिवेशन। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिए 2 चीज़ें हमने चर्चा कर ली, आइए इस पे देखते हैं। विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? आप जानते हैं कि अगर आपके पास में एक बीकर है और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया किसी पार्चमेंट झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो यहाँ पे जो अधिक सांद्र विलयन होगा, मान लीजिए 2 विलयन यहाँ पे रखे गए, इसमें विलयन 1 है, विलयन नंबर 2, तो जो विलयन अधिक सांद्र होगा उस ओर विलायक के जो कण होते हैं उस ओर गति करते हैं। ठीक है, उसकी सांद्रता को कम करने के लिए। तो ये जो है आपके पास में 4 बातें हैं और ये डिपेंड करती हैं किस पे? अणुसंख्य गुणधर्म पे डिपेंड करती हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इनमें से पहली हेडिंग को चर्चा में लेंगे। पहला क्या है? विलायक के हिमांक, सॉरी, पहला क्या है? विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आइए शुरू करते हैं विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिए राउल्ट ने क्या बताया था? राउल्ट ने ये कहा, मान लीजिए आपके पास में एक, पहले समझिए, एक बीकर है, ये देखिए, ये आपके पास में एक बीकर है, ये देखिए, इसमें आपने एक विलयन को बना लिया, इस विलयन को हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया। इस विलयन में आप जानते हैं कि 2 घटक होंगे। पहला घटक क्या होगा? पहला घटक होगा विलय, हालांकि पहला हमेशा विलायक हुआ करता है, इसको विलायक मान लीजिए, ये क्या है? विलायक है। ठीक है, ये विलय होगा, ये विलायक, और यहां से जो बना है ये क्या है? ये विलयन है, ये आपका विलयन है। ठीक है, ये आपका विलयन है। राउल्ट ने ये कहा था कि विलयन जब बनता है तो उसमें जो भी विलयन के गुण होते हैं, वो विलयन के जो गुण हैं वो विलय से आते हैं। कहाँ से आते हैं? विलय से आते हैं। लेकिन विलयन की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको निर्धारित करता है विलायक। कौन करता है? विलायक करता है। अच्छा, जब भी किसी विलायक में विलय को मिलाते हैं तो विलायक का जो वाष्प दाब होता है, यहाँ समझिए, मान लीजिए विलायक का इसका जो है वाष्प दाब, इसका क्या? वाष्प दाब, ये P1 नॉट है। क्या है? P1 नॉट है, P1 नॉट है। और यहाँ से जो विलयन है, विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब मान लीजिए आपका P1 है। क्या है? P1 है। अच्छा, विलायक में जब हमने विलय को मिक्स किया तो विलयन प्राप्त हुआ जिसका वाष्प दाब P1 है, और विलायक का P1 नॉट है या P1 जीरो, जो भी कहना चाहो, दोनों सही होता है अपनी जगह पे। ठीक है, अब देखिए राउल्ट ने ये कहा था कि किसी विलयन का जो भी वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए इसको कैसे उन्होंने परिभाषित किया। देखिए उन्होंने कहा कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा, यानी कि P1 क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, ये बराबर होगा विलायक के प्रारंभिक, या इसी को आंशिक दाब भी बोला करते हैं, P1 नॉट, और इसी के मोल प्रभाज के गुणनफल के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझिएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ देखिए ये P1 क्या है, P1 नॉट क्या है, X1 क्या है। तो देखिए यहाँ से जो P1 है ये क्या है,
विलयन का वाष्प दाब है, ये विलायक का वाष्प दाब है, ये विलायक का मोल प्रभाज है। ये क्या है? विलायक का मोल प्रभाज है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो देखिए अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि जब विलायक में विलय को मिक्स किया गया तो इसमें जो वाष्प दाब में जो चेंज आया है, ठीक है। अब देखिए विलायक के वाष्प दाब में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया, और कैसे आया? जब विलायक में विलय को मिलाया गया। तो देखिए विलायक के वाष्प दाब में परिवर्तन, और ये कब आया? ये तब आया जब हमने विलायक में किसी विलय को मिक्स किया। तो देखिए जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा पी, ये आपका बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा, पहले क्या था हमारा? P1 नॉट था, पहले क्या था? P1 नॉट था माइनस, उसके बाद हमारा क्या हो गया? उसके बाद हमारा हो गया P1। क्या हो गया? P1 हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो ज़्यादा होता है, लेकिन विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अवनमन से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब भी वाष्प दाब की बात होगी विलायक के, तो हमेशा हमेशा घटेगा जब उसमें किसी विलय को मिक्स करेंगे तब। ये बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर, इसको आप 2 समझ सकते हैं, या फिर समझिए पहले समझिए इसी वाले इक्वेशन में देखिए समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए जहाँ पर P1 है वहाँ पर ये मान आप रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, ठीक है। अब देखिए आप इसमें P1 नॉट को कॉमन कर सकते हैं, तो P1 नॉट 1 माइनस क्या बचेगा? x1 बचेगा। ये बात समझ में आई? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ समझिए, यहाँ देखिए आप जानते हैं कि किसी विलयन में जो भी घटक होते हैं उनका जो मोल प्रभाज है, किसी, हम समझते हैं इसको, देखिए ऐसे कोई विलयन है उसमें जितने भी मोल प्रभाज होंगे, जितने भी घटक होंगे, सभी के मोल प्रभाजों का योग होता है 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, 1 के बराबर होता है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखिए अगर आप इसमें x2 को रोकें तो 1 माइनस क्या बनेगा? x1 बनेगा। क्या बनेगा? x1 बनेगा। तो जहाँ पर 1 माइनस x1 कहीं है, देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम x2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x2 कर सकते हैं। देखिए डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट, और बनेगा आपका x2। क्या बनेगा? x2 बनेगा। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि वही हमारा जो डेल्टा P है ये डिपेंड करने लगा किस पर? विलय के मोल प्रभाज पे, विलय के मोल प्रभाज पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये विलायक पे नहीं, ये विलय पे निर्भर कर रहा है। किस पे कर रहा है? विलय पे निर्भर कर रहा है। देखिए यहाँ पे x2। अब आगे देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से आप इसको आगे इस तरह सकते हैं। देखिए इसको आगे कर सकते हैं डेल्टा P, और आप P1 नॉट को नीचे लिख सकते हैं। देखिए P1 नॉट बराबर x2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x2 कर सकते हैं। अब इसमें आप चीज़ों को समझिए, जहाँ x2 क्या है? x2 आपका विलय का मोल प्रभाज है, ठीक है, विलय का मोल प्रभाज है। अब जरा एक चीज़ को समझिए, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, समझिएगा। कोई भी विलय या विलायक होगा, विलय हो चाहे विलायक हो, अगर हम इसके मोल ज्ञात करना चाहें, विलय का अगर हम मोल ज्ञात करें, या किसी विलायक का हम मोल ज्ञात करें, या किसी पदार्थ का मोल ज्ञात करें, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो उसका अगर हमें मोल ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि विलय का भार, अगर हम विलय की बात करें तो विलय का क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा, और नीचे विलय का अणुभार होता है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। अच्छा, विलय के अब यहाँ से मोल को हम मान लीजिए यहाँ पर N2 मानते हैं। क्या मानते हैं? N2 मान लेते हैं। एक सेकंड के लिए N2 माना हमने, और विलय का जो हमारा भार है उसको हम क्या मान लें? W2, और विलय का जो अणुभार है वो हमारा
M2 हो गया। इस चीज़ को ज़रा समझिए। ऐसे ही अगर हम विलायक की बात करें, किसकी बात करें, विलायक के मोल अगर हम ज्ञात करना चाहें तो ये हमारा N1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N1। और इसी तरीके से आप यहाँ से आप W/M1, ये W1 क्या है? विलायक का भार है, और M1 क्या है? विलायक का अणुभार है। इस बात को समझिए। अब देखिए यहाँ से जो आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं वो समझिए। मोल प्रभाज किसी भी घटक का अगर निकालना चाहें, मोल प्रभाज किसी भी घटक का हम निकालना चाहते हैं, अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं विलय का, किसका निकालना चाहते हैं? विलय का। तो विलय का अगर निकालना चाहते हैं तो देखिएगा, विलय को हमने यहाँ से, मान लीजिए हमने यहाँ से आपको विलय को दिखाना चाहा है, तो जिस भी घटक का हम मोल प्रभाज निकालते हैं उस घटक के मोलों की संख्या को हम रखते हैं ऊपर और नीचे रखते हैं उस विलयन में उपस्थित दोनों या तीनों जो भी जितने भी घटक हैं सब के मोलों की संख्या का योग नीचे लिख देते हैं। तो ये किसका निकला? ये निकला आपका जो है विलय का। इसी को हम x2 माने हुए हैं, तो N2/N1 प्लस आपका होगा ये N2। क्या होगा? N2। अब देखिए N2 और N1 का मान यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो ये क्या निकल करके आएगा? देखिए x2 बराबर N2 कितना है? अब देखिए N2 आपका है W2/M2, ये हो गया आपका। और आप जानते हैं इसको ऊपर रखेंगे नीचे, और ये हो जाएगा x2 बराबर, और नीचे आपका क्या है? देखिए आपका नीचे क्या है? देखिए आपका इसमें आपका N1 हो जाएगा, देखिए W1/M1 और प्लस में W2/M2। इसको जब आप हल करेंगे तो ऐसे देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि विलय, आपका जो विलय है वो विलायक की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर आप विलय को यहाँ नीचे छोड़ सकते हैं, यानी N2 वाला मान आप नीचे छोड़ भी सकते हैं। तो आपका जो x2 है आपका यहाँ से x2 को मान को रख सकते हैं। लेकिन यदि विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम है तो x2 बराबर होगा आपका N2/N1, या फिर इसे आप कर सकते हैं W2/M2 और इंटू M1/W1। तो इस मान को आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जब आप इस मान को रखेंगे तो आपका ये ΔP बराबर P1 बराबर x2 के जगह पे आप इस मान को रख सकते हैं N2/N1। ठीक है, N2/N1, और N2/N1 की जगह पे आप रख सकते हैं M2 और M1/W1। ठीक है, तो इस तरह से हम ये आपको सिखा दिए हैं कि किस प्रकार किसी विलायक के वशदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, और ये किसके कारण से होता है? ये विलय के कारण से होता है। इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।